नमस्कार। हम लोग आधुनिक भारत की श्रृंखला में अब तक 1857 के क्रांति के बारे में 2 पार्ट में अध्ययन किया। इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा हम स्वाधीनता संग्राम से पहले ले चलते हैं और भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, यूरोपीय जातियां भारत में कैसे कैसे आई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि कल किसी तकनीकी कारणवश या कतिपय कारणों बस हमने कल की क्लास नहीं अपलोड कर पाए, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। अमूमन जब हम अध्ययन करते हैं किसी आधुनिक इतिहासकार को तो स्टार्ट पोर्टुगीज से यानी पुर्तगालियों से शुरू किया जाता है, लेकिन उससे पहले 12वीं-13वीं सदी की बात है, मतलब 13वीं सदी की बात है। मार्को पोलो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी वेनिस का व्यापारी था। एक इतालवी नागरिक था, इटली का नागरिक था। इसे कह सकते मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मार्को पोलो अज़रबैजान, आर्मेनिया और अन्य देश होते हुए पूरब की ओर बढ़ा और चला गया, चाइना चला गया। ये अपने पिताजी के साथ और इसके चाचा, इन लोगों के साथ गया और लगभग 17 साल तक चीन में रहा। चीन में रहने के बाद वहाँ के रीति रिवाजों, वहाँ के बिजनेस, वहाँ के बारे में देखा। और चीन का एक शासक था कुबलई खान के यहाँ ये चीन का शासक। तो कुबलई खां का सहायक था, ये उसका सलाहकार था, उसके साथ कुछ दिन तक बिताया। फिर 13वीं सदी के अंत में 1291-92 के आसपास वहाँ से वो लौट जाता है। और लौटने के बाद अगर मैं ये भारत को इस तरह से देखूं तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुला इंडिया है, ये है इसका कोरोमंडल तट। और चीन से लौटने के बाद ये सबसे पहले आता है यहाँ पे कोरोमंडल तट पर उस समय 13वीं सदी में पांड राज्य हुआ करता था। मदुरा के पांड आप लोगों ने सुना होगा, मदुरई उनकी राजधानी थी। मदुरा के पांड, तो पांड शासकों के पास गया, यानी पांड शासकों के दरबार में गया। वहाँ के रीति रिवाज, व्यापार, वहाँ के बारे में अपने यात्रा विवरण में लिखता है, बताता है। और वहाँ से फिर वारंगल की तरफ गया इधर, तो वहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वंश का शासन था। और काकतीय वंश की जो रानी थी, अभी लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षा में इस प्रश्न को पूछ भी लिया है, वो रुद्रदम्मा थी। तो काकतीय वंश की रानी जो थी, यहाँ पर उनका नाम था रुद्रदम्मा। तो अब मार्को पोलो सबसे पहले आया, इतालवी नागरिक, यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले इतालवी व्यक्ति आया जिसका नाम था मार्को पोलो। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कह देते हैं यहाँ पर। तो ये 13वीं सदी में आया और इसकी जो पुस्तक है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, यहाँ पे मैं अगर दूसरा पेन इस्तेमाल करूं, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, इसे पढ़ने के बाद इसमें पता चलता है कि तत्कालीन भारत में वाणिज्य और व्यापार कैसा था। तो जब यहाँ से ये गया
तो यूरोप में बताया कि भारतीय इतने समृद्ध हैं। अच्छा, ये बात आया कोरोमंडल तट की, जो बात मैं करता हूँ, तो ये कोरोमंडल तट है, ये पूर्वी तट पर। तो इस तरह से सबसे पहले आया मार्को पोलो, या मैं कहूँ कि इटली के नागरिक यहाँ आए, या इटली का विदेश यात्री यूरोपीय भारत आया। अब इसके बाद मैं इसको मिटाना चाहूँगा, फिर पुर्तगाली आते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आपने ले लिया। अब मैं इसे मिटाऊंगा। यूरोपीय शक्तियों में ही अगली शक्ति आती पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत आते हैं। तो अगर मैं पुर्तगालियों की बात करूं, पुर्तगालियों के बारे में, या यूं कहो कि पुर्तगाली आते हैं, इसकी बात तो जरा देखें। अगर हम मोटा एक मैप ड्रा कर लें, तो अगर मान लिया कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये यूरोप है, और यहाँ पे आइबेरियन प्रायद्वीप है, और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे मेडागास्कर है, और यहाँ पे अपना प्यारा भारत है। ये यूरोप हो गया, और ये नॉर्थ अमेरिका हो गई, साउथ अमेरिका, और ये अफ्रीका हो गया, और ये मेडागास्कर, और ये अपना भारत हो गया। तो अब पुर्तगालियों में जो आने का क्रम है, जरा इनके नाम हम लिख लेते हैं। तो कौन कौन से यहाँ आए, तो हम देखते हैं कि जो पुर्तगालियों का आने का क्रम रहा, सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली चला, तो पहला नाम आता है बार्थोलोमा डियास, और कहीं कहीं बार्थोलोम्यू डियास शब्द मिलता है। हमें इनसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, बार्थोलोम्यू डियास। फिर दूसरा आता है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। फिर तीसरा आता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आता है। फिर फ्रांसिस डी अल्मीड़ा आता है। इसके बाद आता है चौथे पे फ्रांसिस्को नाम है पूरा इसका, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आता है। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आ जाता है। फिर नीनो डी कुन्हा आता है, नीनो डी कुन्हा। फिर सातवां आता है गार्सिया डी नोरन्हो, गार्सिया डी नोरन्हो। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 8वें नंबर पे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 8वां होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये इनके पुर्तगालियों के आने का क्रम था भारत। अच्छा, अब ये कैसे कैसे भारत आए, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा अगर हम करें, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा यहाँ गलती, ये सॉरी, ये अल्बुकर्क की जगह पे अल्फांसो डी सूजा है। ये जो 8वां पुर्तगाली आया था, अल्फांसो डी सूजा आया था। तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैं इसे मिटाता हूँ और देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे, या समझिए भारत अपना है और अंडमान निकोबार द्वीप है, मालदीव है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, समझिए। तो यहाँ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और लिस्बन बंदरगाह है। ये जो है लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और ये बंदरगाह नगर भी है, बंदरगाह है। तो सबसे पहले, अब जब यहाँ से भारत की चर्चा विदेशों में फैलने लगी कि वहाँ बहुत वाणिज्य व्यापार अपने चरम अवस्था पे है, वहाँ के लोग काफ़ी संपन्न हैं, सारी चीज़ें, यहाँ की सुख समृद्धि की चर्चा जब विदेशों में होने लगी तो विदेशी शक्तियाँ इधर की तरफ आकर्षित होने लगी। तो सबसे पहला प्रयास कौन करता है? बार्थोलोम्यू डियाज। अब देखते हैं क्या होता है बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में। बार्थोलोम्यू डियाज या डियाज जो भी कहें, तो होता क्या है कि पुर्तगाल का जो लिस्बन बंदरगाह पे 1498 में ये स्टार्ट करता है अपनी यात्रा, और 1498 पे वास्को डी गामा था, बल्कि 1486 में ही स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ का जो शासक था पुर्तगाल का, हेनरी द नेविगेटर। अब समझिए शब्द से, ये समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहित करता था, ताकि तो इसके प्रोत्साहन पर 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज एक जहाजी बेड़ा लेकर चलता है। जब वो जहाजी बेड़ा लेकर यहाँ चलता है तो ऐसे आता है, क्योंकि जल में यात्रा आसान होती है, तैरते हैं, तो अब जहाजी बेड़ा लेकर यहाँ से चलता है, ऐसे ऐसे आता है। और ये देखिए जिब्राल्टर की संधि है, ये भूमध्य सागर है। तो ये क्या करता है कि भारत की खोज के लिए ऐसे ऐसे आता है। अब आते आते चला जाता है। अब इसकी नौका ऐसे आती है, ऐसे नौका इसकी चली आती है। तो अब देखता है कि अभी ज़मीन ही मिल रही, जगह जगह स्थल भाग ही मिल रहा है, अभी कहीं मुड़ने का चांस नहीं मिल रहा है। तो जब आया, आते आते देखा, अकस्मात यहाँ पे देखा कि स्थल भाग समाप्त हो गया। यानी यहाँ पे एक पीक पॉइंट मिला, एक स्थल अंतिम भाग मिला। तो स्थल भाग का वह अंतिम बिंदु जो जल से लगा रहता है उसे अंतरीप बोलते हैं, केप, इंग्लिश में केप बोलते हैं, इंग्लिश में केप या हिंदी में उसे अंतरीप बोलते हैं। तो जब बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ आया तो इसको यहाँ खुशी मिलने लगी कि देखा, अरे अब तो स्थल भाग समाप्त हो गया। यहीं से जब स्थल भाग समाप्त हो गया तब इसकी नाव यहाँ से मुड़ने की चांस बनने लगे, इसका जहाजी बेड़ा मुड़ने लगा। तो इसे खुशी प्रतीत हुई, इसलिए इस बिंदु को पुर्तगालियों ने नाम दिया उत्तम आशा अंतरीप। क्या नाम दिया? अफ्रीका के या दक्षिण अफ्रीका का जो अंतिम बिंदु समुद्र से लगा हुआ है, सागर से लगा हुआ है, दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम रख दिया उत्तम आशा अंतरीप। उत्तम आशा अंतरीप, और इंग्लिश में इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड मतलब अच्छा, होप माने आशा, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो उत्तम आशा अंतरीप होते हुए अभी मेडागास्कर तक गया और आगे की रास्ता समझ नहीं पाया। यहीं से वो भौचक्का होकर के बार्थोलोम्यू डियाज या बार्थोलोमा डियाज पुनः वापस लौट गया अपने वतन को। अर्थात
अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के लिए चलने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तो बार्थोलोम्यू डियास था, ये जबकि भारत नहीं पहुंच पाया। तो आप चाहें तो इस बात को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अगली बात हम देखते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसे मिटाता हूं। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत की यात्रा के लिए निकलने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तो आप कहेंगे 1486 में बार्थोलोम्यू डियास या बार्थोलोमा डियास चला। लेकिन वो आगे की रास्ता नहीं समझ पाने के कारण मेडागास्कर से ही पुनः अपने वतन को लौट गया। फिर दूसरा आता है इसके बाद, जिसका नाम बहुत चर्चित, वह वास्को ड गामा, वास्को डी गामा जिसे बोलते हैं आप लोग, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये तो चलता है 1498 में, और 1498 में चलता है, और 17 मई 1498 को ही 14 मई 1498 को ही पहुंच जाता है भारत में। अब भारत में कहाँ पहुंचता है? केरल, ये अगर पेनिनसुलर इंडिया है तो केरल वाले तट पर एक जगह है कालीकट, ये कालीकट पहुंचता है। और जब कालीकट पहुंचता है तो कालीकट पे एक शासक था जिसकी टाइटल थी जमोरिन। जमोरिन, कालीकट का शासक जमोरिन, जिसकी उपाधि थी जमोरिन, ने इसका भव्य स्वागत किया। और हालांकि एक बार बार्थोलोम्यू डियास आया, फेल हो गया, यात्रा नहीं समझ पाया। इसने एक अलग तरीका अपनाया। उसके लिए इसने अब्दुल मनीक और तथा काना भाई गुजराती थे, एक काना भाई गुजराती की मदद से, अब्दुल मनीक तथा काना भाई गुजराती की मदद से जा पहुंचा केरल के तट पर कालीकट। अब वहाँ पर भव्य स्वागत होता है। यद्यपि ये एक बार आया तो लाद कर काली मिर्च, सूती वस्त्र, सब चीज़ यहाँ से लाद कर ले गया। तो जब यहाँ से लाद कर ले गया तो यूरोप के बाज़ारों में 60 गुना मुनाफा पाया। अब इसको देख के और लालच बढ़ने लगी अन्य विदेशी शक्तियों की। ये 3 बार आया, और आने के बाद पुर्तगालियों ने क्या किया, काली मिर्च का व्यापार तो किया, काली मिर्च भर के ले गया। लेकिन एक बात और घटित होती है कि अगर मैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका ले, दक्षिणी अमेरिका, और ये यूरोप हो गया, एशिया हो गई, और अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और यहाँ पे इंडिया, तो यहाँ स्पेन से 2 लोग चले। कोलंबस चला भारत की खोज के लिए, पहुँच गया अमेरिका, और वास्को डी गामा चला था अमेरिका की खोज के लिए, और आप पहुँचा भारत। संयोग ऐसा था। तो इस तरह से दोनों लोग की कहानी रही। अब यहाँ जब आता है तो पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी, मतलब अपना व्यापारिक केंद्र कोचीन को बनाया। इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता, कोचीन को, कोचीन। और बार्थोलोमा डियास, वास्को डी गामा ये 3 बार भारत आया, और यही 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1524 में मृत्यु हो जाती है वास्को डी गामा की। तो प्रश्न बनता है कि भारत की यात्रा के लिए निकलने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो बार्थोलोमा डियास था।
और भारत पहुंचने वाला अगर प्रथम पुर्तगाली यात्री की बात करें तो वास्को डिगामा था। और वास्को डिगामा जब यहाँ से जहाज़ भर भर के ले गया, काली मिर्च खूब लाद के ले गया और यहाँ से 60 गुना मुनाफे पर बेचा, तो लोगों को लालच बढ़ने लगी। अब इस तरह से ये 3 बार भारत आया और अंततोगत्वा 1524 में इसकी मृत्यु हो गई। और पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया कोचीन में। कोचीन के बाद जो दूसरा व्यापारिक केंद्र बनाया इन्होंने गोवा में बनाया। तो ज़रा आगे की बात अगर हम देखें, थोड़ा हम इसे मिटाना चाहेंगे। अब तक हम लोगों ने दो लोगों को देख लिया। अब हम देखेंगे पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये 1505 ईस्वी में 13 जहाज़ों का एक जत्था लेकर चलता है। 13 जहाज़ों का बेड़ा लेकर चलता है। जब ये 13 जहाज़ों का बेड़ा लेकर चलता है और इसके बाद भारत पहुंचता है, फिर ये भी अपना व्यापार करता है, यहाँ से सामान देखता है और जा करके अपने यूरोप में, अपने पुर्तगाल में लोगों के भारत के बारे में बताता है। फिर इसके बारे में विशेष जानकारी आगे नहीं रहती है। अब इसी के समय में ये जो कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादे द इंडिया। पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादे दी इंडिया। ये पुर्तगाली कंपनी थी। अब जो आएंगे इसके गवर्नर बनकर आते हैं। तो एस्तादे दी इंडिया के गवर्नर बनकर आते हैं। उनका नाम आगे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो इसका पहला गवर्नर बन के आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मैं या थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे इस बात को, फटाक से स्क्रीनशॉट लेके पास करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, पुर्तगाली कंपनी का नाम है एस्तादे दी इंडिया। और इस कंपनी के भारत में गवर्नर, या यूं कहें कंपनी के भारत में गवर्नर कौन कौन बना? तो इसमें पहला जो गवर्नर बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बड़ा नाम है, बहुत चर्चा में रहता है। ये 1505 में आया। जब वो लौट गया था 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहा और ये गवर्नर था। ये पुर्तगाली कंपनी एस्तादे दी इंडिया का प्रथम भारतीय गवर्नर था, अल्मेडा। और ये सिकंदर लोदी जब भारत में, उत्तर भारत में जब शासन था सिकंदर लोदी का, उत्तर भारत में सिकंदर लोदी का शासन था, उस समय आया फ्रांसिस डी अल्मेडा। फिर अगला आता है फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। नाम तो शुरू में मैंने लिखा, शॉर्ट में मैं अल्बुकर्क लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप समझ लेना अल्बुकर्क।
अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आया, ये 1509 से लेकर 1515 तक रहा। 1509 से लेकर 1515 तक रहा। और फिर इसके बाद नीनो डी कुन्हा आता है। अगला आता है नीनो डी कुन्हा। और ये आता है आपका 15। इसके बाद आ जाते हैं 1529 से लेकर के 1538 तक था ये। और एक और आता है डिसूजा, जिसका नाम है अल्फांसो डी सूजा। अल्फांसो डी सूजा ये अंतिम गवर्नर होता है पुर्तगालियों का भारत में, यहाँ पे इस दौरान जो आए थे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अब इसको हम मिटाएंगे। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगला देखते हैं फ्रांसिस डी अल्मीड़ा या फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बारे में। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, इसके समय की प्रमुख घटना क्या है? सबसे पहली घटना तो ये है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की कि भारत आने वाला प्रथम, मैं ये लिख दूं, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। वही गवर्नर, ठीक है ना, वायसराय था। अच्छा, इसके ज़माने में एक बड़ी अच्छी घटना घटित होती है, इनके फेवर में होती है पुर्तगालियों के। घटना ये घटित होती है कि चौल का युद्ध होता है। चौल का युद्ध, ये घटना याद रखने योग्य है और ये 1509 की कहानी है। चौल का युद्ध। अब चौल के युद्ध में एक तरफ तो पुर्तगाली होते हैं, और दूसरी तरफ मिस्र की सेना, मिस्र भी होता है, और गुजरात, अपने गुजरात के लोग भी, और जो तुर्की, तीनों की संयुक्त सेनाओं से युद्ध होता है। अच्छा, और युद्ध जीतता कौन है? चूंकि नेतृत्व कौन कर रहा था? अल्मीड़ा, वायसराय अल्मीड़ा था। तो अल्मीड़ा विजयी हो जाता, पुर्तगाली विजयी हो जाते हैं, और ये इनकी संयुक्त सेना, तुर्की, मिस्र, गुजरात की संयुक्त सेना पराजित हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ कि ये आया तो इसने एक पॉलिसी चलाया, ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने नीले पानी की नीति चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति, पानी की नीति। इसका कहना था अल्मीड़ा का कि हम किलेबंदी के बजाय समुद्र में मजबूत हों। जब समुद्र में मजबूत रहेंगे, जो विदेशी शक्तियां आएंगी उनको वहीं से मुकाबला करके हम लौटा देंगे, तो हमारा एकाधिकार हो जाएगा। तो यहीं से ब्लू वाटर पॉलिसी चली। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जिसने नीले पानी की नीति चलाई या ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई? उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। और चौल का युद्ध होता है। चौल के युद्ध में पुर्तगाली जीत जाते हैं। तुर्की, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेनाएं युद्ध को हार जाती हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक रहा। ये पुर्तगाली कंपनी एस्तादे द इंडिया, एस्तादे द इंडिया का दूसरा वायसराय था, दूसरा वायसराय था। और भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने क्या किया, 1510 में, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर अधिकार कर लिया। और साथ ही 1511 ईस्वी में हारमुज व मलक्का, मलक्का जल संधि का नाम आप सुने होंगे, और हारमुज भी जल संधि है। तो 1511 ईस्वी में हारमुज और मलक्का पर अधिकार कर लिया। और साथ में इसने पुर्तगाली सेना में भारतीयों को भर्ती करना शुरू किया। और साथ में इसने एक काम और किया, सती प्रथा पर रोक लगाया। जो सती प्रथा यहाँ विद्यमान थी उस पर प्रहार किया, सती प्रथा पर रोक लगाया। और सबसे अच्छी बात ये थी, इसकी मजबूती वाला पॉइंट अगर मैं कहूँ तो ये पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जो पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया थी, उसका दूसरा वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। और ये आया तो भारत में सती प्रथा थी, उस इलाके सती प्रथा पे तो पहले रोक लगाया और पुर्तगाली पुरुषों को प्रेरित किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो। और जब भारतीय महिलाओं से विवाह करोगे तो अपनी संस्कृति उनकी संस्कृति में मेल होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, घुल मिल जाएंगे, तो ये लोग हमें स्थान देने लगेंगे। ये चालाकी इसकी थी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की। और साथ में क्या किया कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे युद्ध किया, उनको पराजित करके गोवा जीत लिया। अब जो पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र कोचीन हुआ करता था, अब गोवा की तरफ बढ़ गया। और साथ में भारतीय लोगों को भी पुर्तगाली सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया।
इसीलिए ये तमाम बातों को देखते हुए, और एक तो और बात कि हारमुज जल संधि है और मलक्का जल संधि है। तो देखिए चूंकि ये क्या करते थे, पुर्तगाली समुद्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए क्या किया, उस पर भी अधिकार कर लिया। तो इन बातों से पता चलता है कि वास्तव में भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो अगला वायसराय है, 1529 से लेकर 1538 तक वायसराय रहा नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा, और ये वायसराय बनकर आया। 1529 ईस्वी में भारत आया और 38 तक गवर्नर रहा है, मतलब तब तक गवर्नर रहा। और इसने एक काम किया, जैसे अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखें, भारत का एक मैप हल्का फुल्का ड्रा कर लें। इसकी मैप तो यहाँ पे सतगांव है, सतगांव, ये, और यहाँ हुगली है, मतलब हुगली के पास सतगांव पड़ता है। और यहाँ पे चटगांव बंदरगाह था, चटगांव, ये बंगाल का ही हिस्सा था चटगांव। तो अब इसने किया क्या, नीनो डी कुन्हा ने बंगाल के सूबेदार मसूद शाह से डार्क चल रही है, सतगांव तथा चटगांव, सतगांव तथा चटगांव या चिटगांव भी बोलते हैं, चटगांव बंदरगाह को ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, मैंने प्राप्त कर लिया, इसे प्राप्त किया। अब जब उस समय ये जो चटगांव बंदरगाह हुआ करता था, इसको पोर्टो ग्रांडे कहते थे, पोर्टो ग्रांडे। इसका मतलब होता है कि महान बंदरगाह, क्योंकि यहाँ से व्यापार वगैरह करने में बड़ी इनको आसानी होती थी, बड़ा सुविधाजनक था। और दूसरा काम इसने क्या किया कि जैसे पहले राजधानी कोचीन हुआ करती थी, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी, लेकिन जब नीनो डी कुन्हा आया तो चूंकि अल्बुकर्क ने तो गोवा जीत लिया था पहले ही, तो नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी कोचीन से अब गोवा कर लिया, अर्थात गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसको मिटा रहे हैं। नीनो डी कुन्हा के बाद अब आ जाता है गार्सिया डी नोरेन्हो। इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है, मिलती है। गार्सिया डी नोरेन्हो
इसके बारे में बस इतनी जानकारी कि 1538 में भारत आया, 1538 में भारत आया और सीलोन मतलब जो आज वर्तमान में श्रीलंका है, पहले वो सीलोन कहा जाता था। सीलोन के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। सीलोन यानी मैं कहूँ तो वर्तमान श्रीलंका के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। अब देख रहे हैं धीरे धीरे पुर्तगाली पूरे भारत में फैलते चले जा रहे हैं। और अब अंतिम हम देखते हैं अल्फांसो डिसूजा के बारे में। 1542 में आया और 45 तक रहा। अल्फांसो डी सूजा, अल्फांसो डी सूजा 1542 से 45। तो समझिए कि इसी समय अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। तो अल्फांसो डी सूजा के समय में इसने कार्टज पद्धति का इस्तेमाल किया। कार्टज पद्धति क्या होती है? एक पत्र होता था, एक लाइसेंस होता था, उस पे ये लाइसेंस, अनुज्ञा पत्रक, लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञा पत्रक, ये कि समुद्र में व्यापार करने के लिए इनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। जो भी समुद्र में व्यापार करता था उस कार्टज पद्धति के माध्यम से इन्हें कर दिया करता था, टैक्स देता था। और अकबर ने भी आगे चलकर इसका इस्तेमाल किया। लेकिन दो मुगल शासक ऐसे थे कि जो पुर्तगालियों से जलते थे, पुर्तगालियों का दमन किए। तो मैं कहूँ दो मुगल शासक, दो मुगल शासकों कौन कौन? एक का नाम था शाहजहां और उसका बेटा औरंगजेब। वह औरंगजेब ने पुर्तगालियों का दमन किया। हाँ, एक बात और है, किसी अल्फांसो डी सूजा के समय पर ही सेंट जेवियर एक संत थे, पादरी थे, भारत आए थे। सेंट जेवियर इसी के समय में 1542 में ही सेंट जेवियर भारत आए। और तो इस तरह से पुर्तगालियों का जो दमन किया, शाहजहां ने क्या किया कि कासिम खां को, थोड़ा सा मिटा दें इसको, मिटा के थोड़ा सा लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे दो मुगल शासक, एक का नाम मैंने बताया शाहजहां और उसका बेटा औरंगजेब। यहाँ पे मैं औरंगजेब को लिखता हूँ, औरंगजेब। अब दोनों मुगल शासकों की बात हो रही है। औरंगजेब, शाहजहां ने क्या किया, कासिम खां को बंगाल का नवाब बनाया। किसको? कासिम खां को। कासिम खां को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनाया। और जब कासिम खां बंगाल का नवाब बन गया तो इसने क्या किया, पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। अब जो हुगली इन्हें मिली थी उस हुगली को छीन लिया।
तो एक तरह से शाहजहां के माध्यम से, शाहजहां ने कासिम खां को बंगाल का नवाब बना दिया, उसने छीन लिया, पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया, और औरंगजेब ने सभी यूरोपियों को भारत से खदेड़ने का आदेश दिया, चाहे जितने यूरोपी थे, ना कि केवल पुर्तगाली। औरंगजेब ने सभी यूरोपियों को भारत से खदेड़ने का आदेश दिया। तो ये घटनाएं घटित हुई। ओ तो अब हम लोगों ने देखा कि आठों का नाम हमने देखा, आठों ने क्या क्या किया इसके बारे में देखा। अब पुर्तगालियों का योगदान क्या है भारत में। पुर्तगालियों का भारत में योगदान। पहला योगदान कि जो छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसने लाया? पुर्तगालियों ने लाया। प्रिंटिंग प्रेस, भारत में लाए। दूसरा, तंबाकू की खेती और आलू की खेती, ये पुर्तगालियों की देन है। और तीसरा, समुद्री जहाज बनाने, जहाज बनाने की तकनीक, ये पुर्तगालियों की देन है, योगदान है इनका। और यही दो पुर्तगाली पादरी भारत आए थे। एक का नाम था फादर एक्वाविवा, एक पुर्तगाली पादरी या संत कह सकते हैं, पुर्तगाली पादरी दो थे। एक का नाम था फादर एक्वाविवा, ये अकबर के समय आने वाले भारत में प्रथम पुर्तगाली यात्री थे। अकबर के समय आए थे। किसके समय आए थे? ये अकबर के समय। अकबर के समय आने वाले भारत में प्रथम पुर्तगाली यात्री, भारत में प्रथम अकबर के समय में। वैसे तो प्रथम पहले आ भी चुके हैं। दूसरा, फादर मॉन्सरेट, इनका नाम है फादर मॉन्सरेट, ये भी पुर्तगाली पादरी हैं। ये भी अकबर के समय आए थे और ये अकबर के समय में। और ये फादर मॉन्सरेट ने तो अकबर के साथ कश्मीर की यात्रा भी की थी। इसके साथ अब पुर्तगालियों का पतन क्या हुआ उसको भी हम जान लें। पुर्तगालियों का भारत में पतन, पुर्तगालियों का पतन का मतलब भारत में पतन। क्यों पतन हुआ? पहली बात, इनकी जो नेवी थी, नौसेना दक्ष नहीं थी। नौसेना दक्ष नहीं थी, इसीलिए ये लोग युद्ध में हार गए। 1538 में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच मैड्रिड का युद्ध होता है और उसमें ये हार जाते हैं। तो पहली बात तो इसलिए इनका विलोपन हो गया, यानी इनका पतन हो गया। दूसरी बात आई, तुलनात्मक रूप से जो पुर्तगाली थे, तुलनात्मक
रूप से पुर्तगाली भारत के बजाय अमेरिका की तरफ ध्यान देने लगे, मतलब ब्राज़ील की तरफ, दक्षिण अमेरिका, भारत की अपेक्षा ये ब्राज़ील से, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का भाग है ना, से व्यापार पर तुलनात्मक रूप से पुर्तगाली भारत के बजाय ब्राज़ील से व्यापार में रुचि लेने लगे, व्यापार में रुचि लेने लगे। तो इस तरह से भी गए। और तीसरी बात ये थी कि जो पुर्तगाली थे ये धार्मिक रूढ़िवादी थे, कट्टरपंथ इनके अंदर था। तो कट्टरपंथ भी खतरनाक होता है, इसलिए इनका पतन हो गया। धार्मिक रूढ़िवादी थे। तो ये पुर्तगालियों के पतन का कारण था। अब एक योगदान इन्होंने स्थापत्य में दिया। स्थापत्य में योगदान क्या है, जरा इस बात पर चर्चा करें। स्थापत्य मतलब भवन निर्माण आदि में स्थापत्य में योगदान। योगदान, स्थापत्य में योगदान क्या होता है कि पुर्तगालियों ने गोथिक शैली का आविष्कार किया, भारत में गोथिक शैली लाए। गोथिक शैली पुर्तगालियों की ही देन है। गोथिक शैली, भवन निर्माण की गोथिक शैली। और गोथिक शैली ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए भवन है, ये घर है, तो इनकी छत जो है कांटे नुमा होती है, यही गोथिक शैली है। तो इस तरह के जो स्थापत्य दिखाई देते हैं ये गोथिक शैली के होते हैं, और ये पुर्तगालियों के। तो अब कुछ और तथ्य इनके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। पुर्तगाली पहले आए और लास्ट में 1961 में गोवा से गए। 1961 में पुर्तगाली भारत से बाहर गए। भारत से बाहर गए, यानी आए तो सबसे पहले और गए सबसे लास्ट में, और गोवा से ही गए। तो कुछ तथ्यों में अगर मैं बात करूं तो जो गोथिक शैली के साथ साथ इन्होंने कुछ चर्च बनाए। जैसे भारत में पहला चर्च सेंट फ्रांसिस्को चर्च है, जो कि कोचीन में है। सेंट फ्रांसिस्को चर्च कोचीन में, ये तथ्य हैं। तो ये भारत का पहला चर्च है, भारत में पहला चर्च। सेंट फ्रांसिस्को चर्च कोचीन में है, कोचीन केरल में है। और दूसरा है सेंट कैथेड्रल चर्च। सेंट कैथेड्रल चर्च, कैथेड्रल चर्च, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये गोवा में है, ये गोवा में है। और इसकी विशेषता है इसी चर्च में घंटी लगी, इसी में गोल्डन बेल लगी है। इस चर्च में गोल्डन बेल लगी है, सोने की घंटी, गोल्डन बेल लगी है। बासिलिका ऑफ वार्म जीसस चर्च, यहाँ नीचे लिख देते हैं, बासिलिका ऑफ
वाम जीसस चर्च, ये इंपॉर्टेंट, ये भी गोवा में है। और इस चर्च की विशेषता ये है कि जो सेंट जेवियर आए थे पहले संत, उनका कंकाल रखा गया है। बासिलिका ऑफ वाम जीसस चर्च में सेंट जेवियर का कंकाल रखा गया है। सेंट जेवियर का कंकाल रखा गया है। तो यूरोपीय शक्तियों में आज हम लोगों ने अध्ययन किया पुर्तगाली शक्तियों के बारे में। जो क्रम होगा, मैंने इसके पहले मर्चेंट ऑफ वेनिस मार्को पोलो के बारे में भी चर्चा किया और पुर्तगालियों के बारे में चर्चा किया। पुर्तगाली आए सबसे पहले और गए सबसे बाद में। तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश के बारे में अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।